स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम आपके दो इम्पॉर्टेंट रिलेशंस रीड करेंगे। पॉइजन्स रेशो जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब भी हम किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन आती है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। तो जो फोर्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भी जो भी हमने बाहर से फोर्स लगाया है वो फोर्स हमारा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में तो वर्क करता ही है, उसके साथ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कोई ना कोई रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे भी डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं। तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने रीड की थी अर्लियर क्लास में, स्ट्रेन के लिए तो हमने दो आपके डिफरेंट स्ट्रेन्स रीड भी किए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। तो उन दोनों को आप जो भी ओवरऑल स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट में उसके साथ कैसे रिलेट कर सकते हो, और फोर्सेस जो भी हमारे लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डायरेक्शन में वर्क करते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल फोर्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो हम आज की क्लास में रीड करेंगे। Now our first topic is shear is equivalent to an elongation strain and compression strain। shearing strain जो होती है उसको हम सिंपली shear से भी रिप्रेजेंट करते हैं, shear उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो shearing strain या फिर shear is equivalent to and elongation strain, it means extension जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही होती है, एक्सटेंशन जो भी ऑब्जर्व करते हैं हम उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं elongation strain। और जो डिक्रीमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं, कंप्रेशन जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं आपका कंप्रेशन स्ट्रेन। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमने आपका कोई भी एक क्यूब ले लिया है और उस क्यूब का एक फेस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। आपका फ्रंट फेस पूरा हमने क्यूब यहाँ पे नहीं दिखाया है, सिर्फ उसका एक फेस हमने लिया है। तो ABCD क्यूब का फेस है, ठीक है। और उस क्यूब के साथ हमने क्या किया है, क्यूब का जो लोअर एंड है उस लोअर एंड को हमने फिक्स कर दिया है, और जो अपर फेस है उस क्यूब का बेस के जस्ट अपोजिट उसके ऊपर हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो आपकी सिचुएशन होती है शीयरिंग स्ट्रेन की, वो वाली सिचुएशन हम कंसीडर करके चल रही हैं। लोअर फेस CD है, ये CD हमने फिक्स कर रखा है, अब उसका सिर्फ एक फेस हम लेके चल रहे हैं। तो फेस में हमने CD जो ये इसकी एज है, इस एज को हमने फिक्स कर दिया है CD को, और इसके जस्ट अपोजिट जो एज है AB, इसके ऊपर इस F की डायरेक्शन में हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है। तो फिक्स्ड फेस के विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो अपर फेस है ये क्या हो जाता है, इस फोर्स के इफेक्ट में ऐसे स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है। A जो था ये डिस्प्लेस होके A डैश पे चला जाता है और B डिस्प्लेस होके B डैश पे चला जाता है, और थीटा अमाउंट में यहाँ पे शीयर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इस फेस के जो डायगोनल्स हैं A C और BD, इन डायगोनल्स में किस तरीके का हम चेंज देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू ही आप क्या निकालोगे, एलोंगेशन स्ट्रेन एंड कंप्रेशन स्ट्रेन। जस्ट इस डायग्राम को देखते हुए आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ये डिस्प्लेस्ड जो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेस्ड या फिर डिफॉर्म्ड आपका फेस हो गया है क्यूब का। तो उस डिफॉर्म्ड फेस में जो AC डायगोनल था, AC डायगोनल की जो लेंथ थी ये तो क्या हो गई, थोड़ी सी डिक्रीज हमें दिखाई दे रही है, स्मॉलर दिखाई दे रही है AC के कंपैरिजन में A'(C). और दूसरी तरफ जो BD डायरेक्शन था, BD जो हमारा डायमीटर है जो कि किसकी डायरेक्शन में है, डायगोनल, सॉरी नॉट डायमीटर। तो BD जो डायगोनल है जो कि
फोर्स की डायरेक्शन में है, जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में है हमारा बी डी डायगोनल। इस बी डी डायगोनल की जो लेंथ है वो हमें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बी डैश डी इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन बी डी डायगोनल। तो बी डी डायगोनल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायगोनल है ए सी, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे ही हम किसी क्यूब के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये क्यूब हमारी आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बनी हुई क्यूब है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसके जो डायगोनल्स हैं, इस फेस के जो डायगोनल्स हैं, उन डायगोनल्स में एक डायगोनल में एलोंगेशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और दूसरे में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंप्रेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इन्हीं के विद रिस्पेक्ट टू आप एलोंगेशन स्ट्रेन निकालोगे और कंप्रेशन स्ट्रेन निकालेंगे हम मैथमेटिकली। ठीक है, तो क्या लिया है हमने, लेट अस कंसीडर अ क्यूब ऑफ आइसोट्रॉपिक मटेरियल विद इट्स फ्रंट फेस ए बी सी डी। इसकी जो एज है या साइड हम कह दें, साइड की जो लेंथ है उसको हम कैपिटल एल लेके चल रही हैं। आइसोट्रॉपिक मटेरियल का क्या मतलब है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें मान लीजिए ये सेंटर है, इस सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू मैं किसी भी डायरेक्शन में कोई फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्व करूं तो उसकी वैल्यू क्या आए, सेम आए। ठीक है, डायरेक्शन बदलने से उस पर्टिकुलर फिजिकल पैरामीटर की वैल्यू चेंज ना हो। मान लीजिए यहाँ से बी डिस्टेंस पे या इतने ही डिस्टेंस पे ए बी है सेंटर से, उतने डिस्टेंस पे डी बी है और उतनी डिस्टेंस पे सी बी है, तो कोई भी फिजिकल पैरामीटर जो मैं इस मटेरियल के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व करूँगी वो मेरा इन सभी पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज़ अगर कोई मटेरियल शो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स बोलते हैं। तो किसी आइसोट्रॉपिक मटेरियल का हमारा क्यूब है और उस क्यूब का फ्रंट फेस हमने मान लिया है ए बी सी डी विद इट्स लेंथ एल। तो साइड जो भी हैं उन साइड्स की लेंथ क्या है हमारी, कैपिटल एल के बराबर है। लोअर फेस डी सी बी फिक्स्ड, लोअर फेस को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, एंड a tangential force FB applied at the upper face AB in the direction shown here in image। तो इस डायरेक्शन में हमने AB के ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो जैसे ही हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो AB स्लाइटली क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा फिक्स्ड फेस के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, द क्यूब विल नाउ बी sheared to the shape A dash B dash सी डी थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, जो कि क्या कहलाता है आपका, shear एंगल भी कहलाता है, एंगल ऑफ shear भी कहते हैं हम इसे, और सिंपली shearing strain भी कहते हैं, और shear भी यूज़ कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस जो भी हमने फोर्स अप्लाई किया, तो इन दिस प्रोसेस डायगोनल बी डी या फिर डी बी इज़ इंक्रीज्ड इन इट्स लेंथ टू डी बी डैश, डी बी जो था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया अपनी लेंथ में, वाइल डायगोनल ए सी इज शॉर्टन्ड टू ए डैश सी। ठीक है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंक्रीमेंट आ रहा है डायगोनल में, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और यही चीज़ आपने रीड भी की थी इससे पिछले वाले आर्टिकल में भी, कि जिस डायरेक्शन में इंक्रीमेंट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम साइमल्टेनियसली कंप्रेशन भी ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपने ऑब्जर्व नाउ, इसकी मैथमेटिकली अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेन की वैल्यू। जो भी आपका स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, वही हम यूज़ करेंगे, उसी की हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो भी डिक्रीमेंट हुआ है लेंथ में उसके विद रिस्पेक्ट टू, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है उसके विद रिस्पेक्ट टू आप स्ट्रेन की वैल्यू लिख सकते हो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि जो इंक्रीमेंट है हम पहले उसकी वैल्यू लिख रहे हैं, एलोंगेशन स्ट्रेन की वैल्यू। उसके लिए हम कर रहे हैं, डी को हमने क्या मान लिया है, सेंटर मान लिया है, और बी डी को रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर दी मैंने बी डैश डी पे, जो कि बी डैश डी को कहाँ पे कट कर रही है, एच पॉइंट पे कट कर रही है।
ठीक है, जो हमने आर्क ड्रॉ की है बी एच, ये आर्क बी डैश डी को एच पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, प्रैक्टिकली ये जो बी एच है ये कैसे बिहेव कर रहा है आपका, एक परपेंडिकुलर की तरह से बिहेव कर रहा है। मैंने बताया था कि जो एंगल होता है शीयर एंगल, या ये जो थीटा एंगल से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है, ये थीटा बहुत ही स्मॉल होता है आपका, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। इतना स्मॉल होता है कि ये जो बी डी और बी डैश डी है ये बहुत ही नियर आपके वर्क कर रहे होते हैं, बहुत नियर आएंगे ये आपके। और उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जो लेंथ है हमारी ये बहुत ही लार्ज है, और किसी लार्ज डिस्टेंस से अगर हम कोई स्मॉल सा आर्क आपका ड्रॉ करते हैं तो वो आर्क हमें स्ट्रेट लाइन की तरह से अपीयर होता है। उसी वजह से ये आपका प्रैक्टिकली क्या होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बनी है, छोटी सी ट्राइंगल बी बी डैश एच, ये कैसी ट्राइंगल बन गई आपकी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली सी को सेंटर मान के, सी ए डैश को रेडियस लेके आपने ए डैश जी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। जो हमारा लार्जर लेंथ होता है उसके ऊपर हम स्मॉलर लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब कि स्मॉलर लेंथ को रेडियस मान के उसके ऊपर आर्क ड्रॉ कर देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, नाउ द शीयर एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो जो ट्राइंगल्स बनी है यहाँ पे ए जी ए डैश, ए जी ए डैश और बी एच बी डैश, ये दोनों ही कैसी ट्राइंगल्स बनेंगी आपकी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगी। ठीक है भाई, अब ये जो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स यहाँ पे बनी है राइट एंगल ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स को हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस के लिए। नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम, ये जो हमारा ट्राइंगल है बी बी डैश एच, इस ट्राइंगल में एच बी डैश की आपने वैल्यू लिख लेनी है, जो कि क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। बी बी डैश ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये आपने क्या लिख लेना है आपका, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और ये एंगल हो गया आपका बी बी डैश एच एंगल। तो आप एच बी डैश की वैल्यू, बी बी डैश आपका क्या है, एलोंगेशन है लोअर फेस के विद रिस्पेक्ट टू अपर फेस में, जिसको स्मॉल एल से लिखते हैं। तो इसी वजह से हम बी बी डैश की टर्म्स में एच बी डैश की वैल्यू लिख सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू बी बी डैश कॉस ऑफ एंगल बी बी डैश एच। ठीक है, अब हमने क्यूब मानी थी, और क्यूब के जो एंगल्स होते हैं आपके जो साइड्स आपस में बनाती हैं वो 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो ये जो आपका डायगोनल है, ये डायगोनल क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। स्लाइट डिस्प्लेस होने के बाद भी हम इस एंगल को क्या ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, जो ये आपका एंगल था, ये एंगल क्या होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। और एज थीटा हमारा बहुत स्मॉल एंगल है, तो इस एंगल को भी हम क्या ले सकते हैं, 45 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने इसको ले लिया आपका 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2। तो एच बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, बी बी डैश डिवाइडेड बाई √2, और इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, स्मॉल एल से रिप्लेस कर देंगे बी बी डैश को। ठीक है, साथ ही साथ डी सी जो है ये क्या है, एल के बराबर है, ये आपकी साइड है, तो ये भी एल है, और ये साइड भी क्या है हमारी, एल के बराबर है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे एल के बराबर है। डायगोनल की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो डायगोनल की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, डायगोनल की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारी, उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, दैट कम्स आउट टू बी L√2। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपने डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट की है, और जो यहाँ पे एच बी डैश हमने लिखा है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। एच बी डैश हमने क्यों निकाला, क्योंकि यही क्या थी आपकी एलोंगेशन है आपके डायगोनल में। तो मुझे ओरिजिनल लेंथ चाहिए होगी डायगोनल की, और जो भी उसके अंदर एलोंगेशन प्रोड्यूस हुई है या कंप्रेशन प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू चाहिए थी। तो हमने बी डैश एच की वैल्यू निकाल ली, बी डी की वैल्यू निकाल ली, उसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। देयरफॉर एक्सटेंशन और एलोंगेशन स्ट्रेन along diagonal DB can be written as extension divided by original length. What is extension?
डी बी डैश माइनस डी बी, या फिर डी एच भी लिख सकते हो आप, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बी डी भी लिख सकते हो और डी एच भी लिख सकते हो। तो वही आपका लिख के दिखाया हुआ है इसने, और दैट विल बी इक्वल टू एच बी डैश डिवाइडेड बाई बी, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, बी बी डैश नहीं आएगा, यहाँ पे डी एच आएगा, प्लीज़ मेक इट करेक्ट, ये मैंने गलत आपका टाइप कर दिया है। दिस इज़ डी एच, जो हमारा डिनोमिनेटर में है ये हमारा डी एच है जिसकी वैल्यू एल अंडर रूट टू है। तो एच बी डैश की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है ये यहाँ पे पुट कर देंगे, और डी एच की जो वैल्यू हमने लिखी है वो भी पुट कर देंगे, डी बी डैश डिवाइडेड बाई 2l, दैट कम्स आउट टू बी, बी बी डैश की वैल्यू क्या थी आपकी एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू, और नीचे वाली वैल्यू थी हमारे पास एल अंडर रूट टू के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये क्या आ जाएगा आपके पास एल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, अब थीटा की जो वैल्यू है ये आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिख के भी लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप किस तरह से भी लिख सकते हो इसको, आपने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एल, जो भी एलोंगेशन प्रोड्यूस होती है, डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, जो एलोंगेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और दोनों आपकी जो फेसेस हैं इनके बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होती है उसकी हेल्प से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ ये जो ट्राइंगल बन रही है आपकी ए डैश डी, इसमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं आप, दैट विल बी एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। दिस 2 इज नॉट हियर, 2 मैंने गलती से यहाँ पे आपका टाइप कर दिया। तो क्या था हमारा थीटा इज इक्वल टू एल बाई कैपिटल एल, तो जो एक्सटेंशन स्ट्रेन थी वो किसके बराबर आ गई आपकी थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ गई। ठीक है, सिमिलरली आप कंप्रेशन स्ट्रेन की वैल्यू भी लिख सकते हो, ए सी डायगोनल में कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो कंप्रेशन स्ट्रेन अलोंग डायगोनल ए सी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन सिमिलर वे। तो अगर आपका क्वेश्चन लार्ज नंबर का आता है तो आपको ये निकाल के दिखाना है, अदरवाइज आप इसे सीधे भी लिख सकते हो। तो कंप्रेशन स्ट्रेन विल बी इक्वल टू, दिस इज कंप्रेशन ए जी, तो ए जी की वैल्यू लिख लेंगे हम, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगी क्योंकि सारे पैरामीटर्स आपके सेम है, बिल्कुल उसी के जैसे हैं। बी ए डैश अंडर रूट टू आएगा यहाँ पे ए जी की वैल्यू, और ए सी हमारा डायगोनल है, दैट विल बी एल अंडर रूट टू, तो ए डैश डिवाइडेड बाई 2l इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 2l, और स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल क्या है हमारा शियर की वैल्यू है, तो थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का अगर हम सम करें थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 तो किसके बराबर आएगा, वो थीटा के बराबर आएगा। थीटा क्या है, शियरिंग स्ट्रेन है, या फिर शियर भी आप कह सकते हो उसको, तो शियर स्ट्रेन या फिर शियरिंग स्ट्रेन और सिंपली शियर थीटा कैन बी रिटर्न एज एक्सटेंशन स्ट्रेन थीटा बाई 2 प्लस में कंप्रेशन स्ट्रेन दैट इज ऑल्सो थीटा बाई 2। ठीक, और थीटा क्या है आपका ओवरऑल जो भी शियर प्रोड्यूस होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक एंड फिक्स करके दूसरे एंड पे फोर्स लगाएं सॉरी। ठीक है, तो इसी को हम कैसे कह सकते हैं, अ शियरिंग स्ट्रेन थीटा इज इक्विवेलेंट टू 2 इक्वल स्ट्रेन्स। ठीक है, तो जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है उस बॉडी में वो डिफॉर्मेशन आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलोंग द डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अलोंग डायरेक्शन भी उतना ही आपका डिफॉर्मेशन है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी उतनी ही डिफॉर्मेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्विवेलेंट टू 2 इक्वल स्ट्रेन्स, एन एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन स्ट्रेन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं आपके, एंड ईच बीइंग इक्वल टू हाफ ऑफ द शियर दैट इज थीटा बाई 2। ये आपका क्या है, एक थ्योरम बन गई है, जो मैंने डेफिनेशन अभी लिखी है, कंक्लूजन है ये एक तरह से, तो कंक्लूजन आपका एक थ्योरम होती है ये कि शियर इज इक्विवेलेंट टू एन एलोंगेशन स्ट्रेन एंड कंप्रेशन स्ट्रेन। कन्वर्स ऑफ अबाउट थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू, इसका कन्वर्स अगर हम करते हैं तो वो भी ट्रू आएगा। कन्वर्स का क्या मतलब है कि हमने एक डायरेक्शन में एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवा दी थीटा अमाउंट से, और दूसरी डायरेक्शन में थीटा अमाउंट से अगर मैंने कंप्रेशन प्रोड्यूस करवा दी, तो ओवरऑल जो शियर की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट, जो हमारा कन्वर्स है, अकॉर्डिंग टू इट टू साइमल्टेनियस एंड इक्वल कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर इक्विवेलेंट टू अ शेयर ऑफ डबल मैग्नीट्यूड। तो हम थीटा थीटा की बात कर रहे थे, तो जो हमारा ओवरऑल मैग्नीट्यूड होता है दैट विल बी इक्वल टू 2 theta. So this was all about how strain distributed in a body. तो स्ट्रेन के लिए हमने रिलेशन पढ़ा कि स्ट्रेन जो है, शेयर स्ट्रेन जो होती है वो हमारी इक्विवेलेंट होती है एलोंगेशन स्ट्रेन और कंप्रेशन स्ट्रेन के इक्वल होती है। स्ट्रेस का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।